हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का सेकंड अध्याय मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ। ओके, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण, मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप, मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, परीक्षण के प्रकार और प्रदत्त विश्लेषण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य, यानी कि जो मनोविज्ञान में किस किस तरीके से जांच की जाती है, किसी भी परीक्षण की जांच कैसे की जाती है, उसके कुछ लक्ष्य हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले है वर्णन, सेकंड है पूर्व कथन, फिर व्याख्या करते हैं हम, और व्यवहार का नियंत्रण और अनुप्रयोग। ये 5 लक्ष्य हैं जो मनोवैज्ञानिक जांच करते समय प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्णन की। वर्णन का मतलब हो गया किसी घटना का सही वर्णन करना, यानी कि वर्णन करने से पहले सबसे पहले हमारे पास कोई घटना होनी चाहिए, उसका हम सही वर्णन करेंगे, उसको जो है लिखित में उसे लिख भी लेंगे पूरी घटना को। सेकंड हम बात करते हैं पूर्व कथन की। इसी घटना के घटित होने से पहले अपना ही ये कथन तैयार कर लेना, यानी कि कोई घटना है उससे पहले, घटित होने से पहले ही अपने आप में एक कथन तैयार कर लेना कि इस घटना के रिजल्ट ये रह सकते हैं, ऐसा कुछ। ओके, फिर हम बात करते हैं व्याख्या की। ये हमारा तीसरा चरण है इसका। व्यवहार के कारणों की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करना। व्याख्या में हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमारी घटना है, घटना में व्यक्ति के व्यवहार के कारण, यानी कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति जो है घटना के दौरान व्यवहार कर रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसके जो है क्या निर्धारक हो सकते हैं, सबकी जानकारी प्राप्त करना हमारा व्याख्या में आता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नियंत्रण की। जब हम व्यवहार विशेष के घटित होने की व्याख्या कर लेते हैं तो हम उस उक्त व्यवहार की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी घटना घटित होती है, जब हम उसकी व्याख्या कर लेते हैं तो व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले उक्त व्यवहार से उसकी पूर्ववर्ती दिशाओं को देखकर उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं और उस घटना के नेगेटिव रिजल्ट को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं अनुप्रयोग की। वैज्ञानिक जांच का अंतिम लक्ष्य है ये लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इसका मुख्य रोल क्या होता है, यानी कि जो लोग नकारात्मकता की ओर बढ़ते चले जाते हैं किसी घटना को लेकर या किसी समस्या को लेकर, तो अनुप्रयोग में वैज्ञानिक जो है उसकी पूरी जांच करते हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो है वो अनुसंधान करने के लिए किन किन चरणों का सहारा लेते हैं। अनुसंधान का मतलब हो गया हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुसंधान का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना। यानी कि जब मनोवैज्ञानिक क्षेत्र कोई भी हो सकता है, उसमें ज्ञान की खोज करना हमारा अनुसंधान कहलाता है। तो इसके चरणों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक विधि में किसी घटना विशेष अथवा गोचर का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित एवं प्रशिक्षणीय तरीके से अध्ययन का प्रयास किया जाता है। यानी कि अनुसंधान करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक विधि में किसी घटना विशेष अथवा गोचर का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और प्रशिक्षणीय तरीके से अध्ययन किया जाता है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि वस्तुनिष्ठता एक वर्ड आता है, उसका क्या मीनिंग है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से
घटना विशेष का अध्ययन करें तो दोनों को लगभग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। यानी कि वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है विश्वसनीय। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि जब दो व्यक्ति एक परीक्षण को एक साथ कर रहे हैं तो उनका जो किसी भी घटना के विषय में, तो उनका जो निष्कर्ष है, जो रिजल्ट है, वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि उनका निष्कर्ष जो है वो एक मिलता जुलता होना चाहिए, ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है, तभी इसे वस्तुनिष्ठ नाम दिया गया है। ओके, फिर इसके चरण जो है, सबसे पहले है समस्या का संप्रेषण। कोई भी हमारे सामने समस्या आती है, सबसे पहले हम करेंगे विषय का चयन करेंगे कि हमारे सामने जो है वो किस तरीके की समस्या आई है, क्या हमारा टॉपिक है जिसके जो हमें परेशान कर रही है, वो सब पहले उस विषय का चयन कर लिया। फिर उसके बाद आती है परिकल्पना। परिकल्पना में क्या होता है? परिकल्पना का अर्थ होता है व्यक्ति जो है पहले से ही किसी घटना के प्रति अपना एक काल्पनिक उत्तर बना लेता है, वो परिकल्पना कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रदत्त संग्रह करते हैं। सेकंड नंबर पे बात आती है प्रदत्त संग्रह। प्रदत्त संग्रह का मतलब हो गया हमारा, यानी कि सूचनाएं एकत्रित करना। प्रदत्त का मतलब होता है सूचनाएं। तो इसके लिए हमें किन किन की सहायता लेनी पड़ती है? इसमें आती है सबसे पहले अध्ययन के प्रतिभागी, सेकंड नंबर पर प्रदत्त संग्रह की विधि, और थर्ड हो गया हमारा अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण और प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया। यानी कि सबसे पहले है अध्ययन के प्रतिभागी, यानी कि जो जिस टॉपिक के ऊपर हमारा अध्ययन करना है उसमें प्रतिभागी का मतलब कौन कौन इंक्लूड हो रहा है, कौन उसमें जो है अपनी प्रतिभा जो है भागीदारी दे रहा है। तो उसमें जो है हमारे सामने हो सकते हैं कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हमारे सामने जो है वो किशोर हो सकते हैं, महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हो सकते हैं, चिकित्सालय के रोगी हो सकते हैं, और जो उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारी भी जो है अध्ययन के प्रतिभागी बन सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रदत्त संग्रह की विधि, यानी कि जो हमें सूचनाएं इकट्ठी करनी है वो कैसे, वो उसका पूरा बायोडाटा हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि विधि क्या रहती है? सबसे पहले हमने किसी समस्या का चयन किया, फिर उसके बाद जो है वो किन किन व्यक्तियों के ऊपर वो परीक्षण करना है, कौन कौन उसमें जो है वो व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, वो सब हम जो है अपना एक बायोडाटा लिखेंगे। प्रदत्त संग्रह की विधि में आएगा ये। फिर हम बात करते हैं अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण, यानी कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उसमें क्या क्या उपकरण शामिल किए जा सकते हैं। तो उसमें जो है हम शामिल करेंगे साक्षात्कार अनुसूची, प्रेक्षण अनुसूची, और जो है प्रश्नावली, और जो है पेन कॉपी हो गया हमारा, और वॉच हो गई, ये सब जो है इसके उपकरण हो सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया, यानी कि सूचनाओं को संग्रह करने की हमारी प्रक्रिया क्या रहती है, पूरा प्रोसीजर। पहले समस्या का चयन करेंगे, फिर कौन कौन व्यक्ति जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, वो पूरी विधियाँ लिखेंगे, क्या क्या उपकरण हमने उसके लिए तैयार किए हैं, और पूरी प्रक्रिया को जो है हम अपने एक पेज पे या जैसे भी नोट कर लेंगे। ओके, फिर बाद में आता है निष्कर्ष निकालना। फिर हम निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे। इसमें आ गया विश्लेषण करना। विश्लेषण का उद्देश्य परिकल्पना की जांच करके तदनुसार निष्कर्ष निकालना होता है। यानी कि सबसे पहले हमने समस्या का चयन किया इन सभी विधियों का प्रयोग करके, फिर उसके बाद हम जो है निष्कर्ष पर निकलते हैं कि हमने ऐसे ऐसे ये एक परीक्षण किया है और उसका निष्कर्ष ये निकलता है। ओके, फिर हम बात करते हैं शोध निरीक्षकों का पुनर्निरीक्षण। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो है वो परिकल्पना की जाती है, परिकल्पना की पुष्टि की जाती है कि व्यक्ति जो है वो शोध निरीक्षक का पुनर्निरीक्षण में होता है कि
हम ये एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि टेलीविज़न पर हिंसा देखने पर जो है बच्चों के ऊपर क्या कोई भी बच्चे जो है वो हिंसा से रिलेटेड कोई सीरियल देख रहे हैं तो उनके ऊपर जो है आक्रामकता के बीच संबंध, हिंसा देखने एवं बच्चों में आक्रामकता के संबंध को इसमें जो है वो दिखाया गया है। मनोवैज्ञानिक जो है अपने अनुसंधान से परिकल्पना करते हैं कि उन बच्चों के ऊपर उस सीरियल का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। वो हो गया हमारा जो है शोधकर्ता अपनी एक पुष्टि तैयार करेंगे, परिकल्पना करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान जो है वो नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक सूचना को जो इकट्ठा करते हैं उसका स्वरूप क्या रहता है। मनोवैज्ञानिक विविध स्रोतों से विभिन्न विधियों द्वारा सूचनाएं एकत्रित करते हैं, सूचनाएं जिन्हें प्रदत्त कहा जाता है। ओके, मनोविज्ञान में हम विभिन्न प्रकार के प्रदत्त तथा सूचनाएं संग्रहित करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जननांकीय सूचना की। जननांकीय सूचनाएं किसे कहते हैं? इसमें जो है व्यक्तिगत सूचनाएं आती है, यानी कि एक व्यक्ति से रिलेटेड सारी सूचनाएं इसमें आती हैं। इसमें हम ले सकते हैं जैसे आयु, नस्ल, लिंग और जनसंख्या का अध्ययन करना, रोजगार, शिक्षा, विवाह, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब जो है व्यक्तिगत सूचनाएं जितनी भी है वो हमारे इसके अंतर्गत जननांकीय सूचनाओं के अंतर्गत आती है। सेकंड, हम बात करते हैं भौतिक सूचनाएं। भौतिक सूचनाएं वे सूचनाएं होती हैं जिनके अंतर्गत जो है पारिस्थितिक संबंधी सूचनाएं आती है। ओके, इसमें जो है हमारी होगी जैसे आर्थिक दशा और आवास की दशा, कमरों का आकार, स्थान, ये सब इसमें आती है। ओके, थर्ड, हम बात करते हैं दैहिक सूचनाओं की। दैहिक सूचनाओं में क्या होता है कि कुछ अध्ययनों में लंबाई, वजन और हृदय गति, थकान का स्तर और त्वचा प्रतिरोध, प्रतिक्रिया काल, निद्रा की अवधि, रक्तचाप, स्वप्न का स्वरूप, ये सब जो है दैहिक सूचनाओं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक सूचनाएं। मनोवैज्ञानिक सूचनाओं के अंतर्गत जो है कुछ अध्ययनों में बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, मूल्य, सृजनशीलता, संवेग, अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक विकार, ब्रह्मशक्ति, विभ्रांति, भ्रम, अवसाद बोधन, निर्णय और चेतना, ये सब जो है इनके अंतर्गत सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। तो हमने जान लिया मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप क्या रहता है और हम किस किस टॉपिक से सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मनोविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण विधियां हमें दी हुई है, उन विधियों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेक्षण विधि की। पहली है हमारी प्रेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, सहसंबंधात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि और मनोवैज्ञानिक परीक्षण और व्यक्ति अध्ययन। ये हमारी 6 मनोवैज्ञानिक में महत्वपूर्ण विधियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेक्षण विधि की। प्रेक्षण विधि में क्या होता है, व्यवहार के वर्णन की यह एक लाभकारी प्रभावकारी विधि है। यानी कि इसमें होता है मेन व्यवहार का वर्णन, व्यक्ति यानी कि किस तरीके से व्यवहार करता है उसका वर्णन हमारी प्रेक्षण विधि के अंतर्गत आता है। इसमें जो है वो चयन, अभिलेखन और प्रदत्त विश्लेषण का जिक्र हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है चयन करेंगे किसी भी विषय का, सबसे पहले विषय का चयन करते हैं, फिर उसका एक अभिलेख तैयार करते हैं और फिर निष्कर्ष पर निकलते हैं, उसका रिजल्ट बनाते हैं, प्रदत्त विश्लेषण करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करके और विश्लेषण किया जाता है उसका। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं परीक्षण के प्रकार। यानी कि परीक्षण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है हमारा प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित प्रेक्षण, और सेकंड होता है सहभागी बनाम प्रेक्षण। तो प्रकृतिवादी प्रेक्षण में क्या होता है, जब प्रेक्षण प्राकृतिक अथवा वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है, यह प्रेक्षण जो है वो प्राकृतिक तथा वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है। ओके, सहभागी बनाम प्रेक्षण में क्या आता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके जो है वो 2 प्रकार हैं। फर्स्ट ये है कि किसी व्यक्ति या घटना का प्रेक्षण दूर से कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक जो है किसी व्यक्ति या घटना का प्रेक्षण जो है वो दूर बैठे भी कर सकते हैं। सेकंड, इसमें हम बात करते हैं प्रेक्षक जो मनोवैज्ञानिक है, प्रेक्षण किए जाने वाले समूह का एक सदस्य बनकर प्रेक्षण कर सकता है। यानी कि जब हम प्रेक्षण कर रहे हैं तो व्यक्ति ग्रुप में बैठ जाएगा, उसी ग्रुप में जो है वो प्रेक्षक भी मौजूद होगा और उसी में प्रेक्षण मौजूद होगा, तो वह उसको वहाँ पे बैठ के नोटिस कर सकता है। ओके, ये हो गए हमारे 2 प्रकार के प्रेक्षण। घटना को दूर से देख सकता है और जो समूह का सदस्य बन के भी प्रेक्षण किया जा सकता है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आगे है हमारी सेकंड प्रायोगिक विधि। इसमें क्या होता है, प्रयोग प्राय एक नियंत्रित दशा में 2 घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि कोई भी एक नियंत्रित दशा में नियंत्रित होएगी पहले ही मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वो दशा, कोई भी 2 घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य, यानी कि कोई भी 2 घटनाएं ले ली, उनके परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं परिवर्त्य का संप्रत्यय। कोई उद्दीपक या घटना जो बदलती रहती है, यानी कि परिवर्त्य का संप्रत्यय से हम समझते हैं कोई भी उद्दीपक या घटना है जो बदलती रहती है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यौगिक एवं नियंत्रित समूह के बारे में। इसमें क्या होता है, प्रायोगिक, यहाँ पे है प्रायोगिक। ओके, प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह। प्रायोगिक समूह वे समूह होते हैं जिसमें समूह सदस्य को अनाश्रित परिवर्त्य प्रहसन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें जो है वो सदस्यों को अनाश्रित परिवर्त्य प्रहसन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ओके, और हमारा नियंत्रित समूह को एक तरीके से तुलनात्मक या तुलना समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये होता है कि जो प्रहसित परिवर्त्य को छोड़कर शेष अन्य दृष्टियों से प्रयोग समूह की तरह का ही होता है, प्रायोगिक समूह की तरह का ही होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्र प्रयोग एवं प्रयोग कल्प के बारे में। क्षेत्र प्रयोग में क्या हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि जब मनोवैज्ञानिक जो है किसी भी प्रेक्षण करना है उन्हें, तो वो प्रयोगशाला में सारे प्रेक्षण नहीं किए जा सकते हैं, तो वो कुछ ऐसे अक्षेत्र या स्थान की खोज करता है जहाँ पर जो है वो किसी भी घटना को दिखाया जा सकता है, यानी कि वो आसान तरीके से अपना प्रेक्षण वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मनोवैज्ञानिक है वो सही स्थिति और अक्षेत्र का चुनाव करते हैं। और ऐसे ही प्रयोग कल्प होता है। प्रयोग कल्प में यानी कि मनोवैज्ञानिक जो है प्रयोगशाला में अपना अध्ययन जो है वो इजीली तरीके से कर पाते हैं। क्षेत्र प्रयोग में उन्हें एक विशेष अक्षेत्र व प्राकृतिक स्थिति का चयन करना पड़ता है जिसमें वह जहाँ व्यवहार विशेष वास्तव में घटित होता है। ओके, फिर थर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं सह संबंध आत्मक अनुसंधान किसे कहते हैं। ओके, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में हम प्राय पूर्व कथन करने के लिए 2 परिवर्त्यों के मध्य सह संबंध का निर्धारण करना
चाहते हैं। वो कौन कौन से 2 परिवर्त्य हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध। ये 3 तरीके के हमारे सहसंबंध हमें देखने को मिलते हैं। परिवर्त्यों की बात करते हैं तो हम 2 परिवर्त्यों के संबंध की शक्ति एवं दशा गणितीय लब्धांश द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यानी कि जो है हमारा गणितीय लब्धांश के द्वारा प्रस्तुत की जाती है 2 परिवर्त्यों के संबंध की शक्ति और दशा। वो कुछ इस तरीके से है हमारे गणितीय लब्धांश, जिसमें सहसंबंध गुणांक, जिसे सहसंबंध गुणांक कहा जाता है, इसका विस्तार जो है वो +1.00 से 0.0 से -1.0 तक यानी कि बढ़ता रहता है। ऐसे जिस तरीके से इसमें बताया गया है, ये हमारा जो है पॉइंटों में प्लस माइनस जो सहसंबंध गुणांक है वो बढ़ते रहते हैं। ओके, इसमें हम बात कर लेते हैं धनात्मक सहसंबंध की। धनात्मक सहसंबंध में क्या होता है, जब एक परिवर्त्य का मान बढ़ेगा तो दूसरे परिवर्त्य का मान भी बढ़ेगा। यानी कि धनात्मक है तो यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। अगर एक परिवर्त्य का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान भी बढ़ेगा। ओके, ये देखो ऐसे। और सेकंड हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होता है, जैसे ही एक परिवर्त्य का मान बढ़ता है वैसे ही दूसरे परिवर्त्य का मान जो है कम होता है। ऋणात्मक में क्या होगा, एक परिवर्त्य का मान बढ़ेगा जैसे ही सेकंड का जो है वो लो चला जाएगा। ओके, शून्य सहसंबंध की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऋणात्मक सहसंबंध मिलेगा उसका विस्तार जो है वो 0 से -1.0 के बीच होगा। यहाँ यह भी संभव है कि 2 परिवर्त्यों के बीच कोई सहसंबंध नहीं बनता है। कई बार क्या होता है कि इसका विस्तार जो है वो 0 से -1.0 के बीच मिलेगा, और कई बार ये देखने को मिलता है कि 2 परिवर्त्यों के बीच कोई भी सहसंबंध हमें जो है वो नहीं दिखाई देता है। इस तरीके से आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उसके बाद सेकंड कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको इसी चैनल पे सेकंड पार्ट इसका मिल जाएगा। ओके।